नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का अंश, जिसमें हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि सफल प्रजातंत्रवाद के लिए किन बातों का होना आवश्यक है। तो सबसे पहली बात जो थी वो हमने पढ़ी थी सरकार का निषेध, दूसरी बात थी विरोधी दल का होना, तीसरी थी कानून और शासन की दृष्टि से समानता का व्यवहार होना, और चौथी जो बात हमने पढ़ी थी वो थी विधान संबंधी नैतिकता का पालन। और आज हम पढ़ेंगे अल्पमत के हितों की रक्षा, या हम पढ़ेंगे कि अल्पमत के हितों की अल्पमत की उपेक्षा ना होना या अल्पमत के हितों की रक्षा, ये अगली आवश्यक शर्त है। बिल्कुल, तो हम विधान संबंधी नैतिकता पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बहुत सारे उदाहरण भी लेखक ने दिए, हमने समझे। यदि आप अंग्रेज़ों का इतिहास पढ़ें तो आपको ऐसे बहुत से उदाहरण मिलेंगे जब दल विशेष के नेता किसी एक गलत बात को लेकर अपने विपक्षी दल को कमज़ोर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वे जानते थे कि इससे उनके विधान को नुकसान पहुंचेगा और प्रजातंत्र की हानि होगी। तो देखें, प्रजातंत्र की सफलता के लिए अंडरलाइन करें आप, यदि आपके पास किताब है तो, प्रजातंत्र की सफलता के लिए एक और बात है जो अत्यंत आवश्यक है, और वह यह है कि अल्पमत पर बहुमत का अत्याचार न हो। अल्पमत का हमेशा ये विश्वास बना रहना चाहिए कि यद्यपि शासन की बागडोर बहुमत के हाथ में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही, यानी कि अल्पमत का हमेशा ये विश्वास बना रहे, अल्पमत में ये विश्वास सदैव बना रहे कि भले ही शासन की बागडोर बहुमत के हाथों में है तो भी अल्पमत को हानि नहीं पहुंच रही है। ऐसा विश्वास होना चाहिए अल्पमत के मन में, और अल्पमत पर कोई अनुचित प्रहार नहीं किया जा रहा है, इतना विश्वास होना चाहिए। यह एक ऐसी बात है कि जिसका ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बहुत ख्याल रखा जाता है। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। कौन सी बात का? अल्पमत के हितों की रक्षा का, कि उनकी उपेक्षा ना हो। आप में से काफ़ी लोगों को इंग्लैंड के 1831 के चुनावों के परिणाम याद होंगे। उस समय श्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने मजदूर दल से त्यागपत्र दे दिया था और एक राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की थी। जब चुनाव आया तो जिस मजदूर दल के, मैं समझता हूँ कि 150 सदस्य थे, 650 की कुल सदस्य संख्या में से केवल 50 रह गए, यानी बहुत कम हो गए। बाल्डविन प्रधानमंत्री बने। तब लेखक कहते हैं कि मैं वहीं था, लेकिन मैंने एक बार भी ये कहते नहीं सुना लेखक ने एक बार भी यह कहीं भी यह नहीं सुना कि मजदूर दल के इन 50 जनों के अल्पमत ने, जो कि अनुदार दल के बहुमत की तुलना में कितना था, बहुत ही अल्पमत था, यानी बहुत कम थे, कभी भी इस बात की शिकायत की हो ऐसा याद नहीं आता कि उन्हें उनके बोलने के उचित अधिकार से वंचित रखा गया। यानी कि अल्पमत इतना अधिक था कि बहुत अल्प था, किंतु फिर भी उनके हितों की रक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था। कभी भी उनसे ये शिकायत नहीं सुनी कि उन्हें बोलने का उचित अधिकार नहीं दिया गया, या विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया, अथवा प्रस्ताव उपस्थित करने की सुविधा नहीं दी। अब जरा आप अपनी पार्लियामेंट की ओर चलें, देखें, ये जो विरोधी पक्ष के लोग लगातार निंदा का प्रस्ताव या कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव लाते रहते हैं, उसका समर्थन नहीं करता। लेखक कहते हैं मैं उसका समर्थन नहीं करता कि अल्पमत वाले जब देखो तब ऐसे ऐसे प्रस्ताव ला करके सरकार की कार्यवाही को, गतिविधि को रोकने का प्रयास करते हैं, उसके समर्थन में मैं नहीं हूँ। हाँ, लेकिन तब भी आपने इस बात की ओर ध्यान दिया होगा कि चाहे निंदा का प्रस्ताव हो, चाहे कार्य स्थगित करने का प्रस्ताव हो, शायद ही कभी किसी प्रस्ताव पर विचार विमर्श हुआ होगा। यानी कि हमारे देश में मैंने ऐसा कोई ऐसा कोई समय नहीं देखा जब विपक्ष को किसी भी बात का विरोध करने का अवसर दिया गया हो, या उसके विरोध पर किसी प्रकार का विचार विमर्श हुआ हो। ऐसा कोई अवसर मैंने नहीं देखा। मुझे इससे काफ़ी आश्चर्य हो रहा है, यानी इस बात से मुझे काफ़ी आश्चर्य है कि अल्पमत को भी बोलने का या विरोध करने का अवसर नहीं दिया जाता।
जब मैं ब्रिटेन की पार्लियामेंट के वाद विवाद की रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो मुझे एक अवसर नहीं दिखाई देता जब अध्यक्ष ने किसी कार्य के स्थगित करने के प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति न दी हो। कहने का आशय ये है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में वाद विवाद की रिपोर्ट में लेखक क्या पढ़ते हैं कि अल्पमत को जब जब बोलने की इच्छा हुई है या विरोध प्रकट करने की इच्छा हुई है तब तब हर बार उसे अनुमति दी गई है, उसके हर प्रस्ताव पर विचार करने की अनुमति दी गई है पार्लियामेंट में। हाँ, यदि सरकारी आज्ञा ही हो तो दूसरी बात है, यदि सरकार का आदेश ही हो, कानून ही हो तो अलग बात है। बाकी विपक्ष को बोलने की उचित अवसर पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में दिए जाते हैं। नहीं दिया गया हो ऐसा कोई अवसर लेखक को देखने में नहीं आया, लेकिन हमारे यहाँ पर कोई अवसर दिया गया हो ऐसा देखने में नहीं आया। हालांकि लेखक कहते हैं कि अल्पमत वाले यहाँ पर कभी कार्य स्थगित प्रस्ताव, कभी निंदा प्रस्ताव आदि लाते रहते हैं, किंतु फिर भी उनका कोई प्रस्ताव कभी उस पर विचार विमर्श हुआ हो ऐसा भी मुझे याद नहीं आता। जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों ने जब मैं बम्बई विधानसभा का सदस्य था तो हमारे मित्रों में से कुछ जैसे श्री मोरारजी है, श्री मुंशी और खरे और दूसरे कुछ लोग सत्तारूढ़ थे, उन्होंने एक भी बार किसी काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होने दी। कहने का आशय ये है कि विपक्ष को किसी प्रकार का अवसर नहीं दिया गया। या तो हमारे मित्र श्री मावलंकर जो उस समय अध्यक्ष यानी स्पीकर थे उसे विधान बाह्य कहकर सहायक हो जाते थे कि ये विधान के अंतर्गत नहीं आता है ऐसा कह करके, और समर्थक हो जाते थे, सहायक हो जाते थे, या फिर जैसा उन्होंने स्वीकार किया कि मिनिस्टर विरोध कर देते थे। आप जानते हैं कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है। जब एक मिनिस्टर विरोध करता है जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तब क्या करना होता है कि जब एक मिनिस्टर विरोध कर देता है तो भी आदमी काम रोको प्रस्ताव तो लाता है। उसमें जो भी नियमित संख्या होती है उसके अनुसार 30 या 40 जितने भी होते हैं उसके अनुसार 30 या 40 हस्ताक्षर उपस्थित करने पड़ते हैं उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए। ये हो सकता है कि यदि सरकार इस बात का निश्चय कर ले कि वह ऐसे सब काम रोको प्रस्ताव जो ऐसे लोगों की ओर से उपस्थित किए जाते हैं जो 4, 5, 6 जैसी अल्पसंख्या में लोकसभा के सदस्य हैं, तो अल्पमत रखने वाली जातियों या वर्गों को कभी भी ऐसा अवसर न मिलेगा कि वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकें। यानी कि हमारे यहाँ यदि इतना अल्पमत है तो उनको कभी भी ऐसा अवसर नहीं दिया जाएगा कि वे अपनी भावनाओं को प्रकट करें। इसका परिणाम क्या होता है? तो इसका परिणाम ये होता है कि इन अल्पमतों में इस प्रकार की विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। देखो, बहुत सुंदर प्रश्न बनता है कि अल्पमत में विधान विरोधी विद्रोही भावना कब पैदा होती है। बिल्कुल आप प्रश्न लिखें, अल्पमत में विधान विरोधी भावना कब पैदा होती है। बिल्कुल ये प्रश्न लिखें। तो कब होती है कि अल्पमत को विरोध करने और अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए, किंतु भारत में उनके प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हो पाते हैं। यदि अल्पमत को अपना पक्ष रखने से वंचित किया जाएगा तो उनके मन में विधान विरोधी भावना पैदा हो जाएगी। बात समझ में आई? यानी कि जब उन्हें अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का अवसर नहीं मिलेगा तब उनमें विधान विरोधी विद्रोही भावना पैदा होने लगती है। इसीलिए यह आवश्यक है कि बहुमत कोई ऐसा काम न करे जिससे अल्पमत के प्रति उसका निरंकुश व्यवहार कहा जा सके। निरंकुश व्यवहार यानी कि बिल्कुल श्रृंखलतापूर्वक उन पर ऐसा मनमाना व्यवहार कहा जा सके, ऐसा कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। यानी कि अल्पमत को भी बोलने के उचित अवसर दिए जाने चाहिए, उनकी भावनाओं पर भी विचार विमर्श होना चाहिए। मैं एक ही बात कहूँगा और उसके बाद अपना भाषण बंद कर दूँगा। मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। क्या आवश्यक है? कि समाज नैतिक नियमों का पालन करे। कुछ ऐसा हुआ है कि राजनीति शास्त्र के आचार्यों ने शायद प्रश्न के इस पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया। कौन से पहलू पर? नैतिक नियमों के पालन वाले पहलू पर कभी विचार ही नहीं किया। उनकी दृष्टि में नीतिपरायण होना एक बात है और राजनीति दूसरी, यानी कि वे नीतिपरायणता और राजनीति दोनों को दो अलग अलग बातें मानते हैं।
आप राजनीति सीख सकते हैं लेकिन नीति के विषय में कोरे अज्ञानी बने रह सकते हैं। मानो राजनीति बिना नीति के ही सफल हो सकती हो। मुझे तो ये एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। देखिए क्या कह रहे हैं लेखक तो कहते हैं कि यानी कि राजनीति नैतिकता का पालन करने के बिना सफल नहीं हो सकती। इसका क्या आप क्या मत समझते, मतलब इसका क्या आपका क्या मत है इस विषय में? क्या कहा है लेखक ने कि राजनीति नैतिकता के बिना कभी सफल नहीं हो सकती। नैतिकता का पालन करना बहुत ज़रूरी है राजनीति की सफलता के लिए। तो देखो कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति में सफलता के लिए नैतिकता को स्वीकार करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात सच नहीं है। नैतिकता के अभाव में प्रजातंत्र नहीं चल सकता। लेकिन हमारे विचार में तो नैतिकता के अभाव में राजनीति क्या हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? दूषित हो जाएगी। हाँ, तो हमारे यहाँ पर राजनीतिज्ञों का नैतिकता के सिद्धांत के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? तो भारत में राजनेता नैतिकता को राजनीति के लिए आवश्यक नहीं मानते। राजनीति का कुशल खिलाड़ी सफलता पर दृष्टि रखता है। कुछ नैतिकता को अपनाने के पक्ष में भी है। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि वे गंभीरता से राजनीति में नैतिकता संबंधी मुद्दों पर विचार करें। ठीक है, तो ये बात हुई राजनीति और नैतिकता की कि जो लोग समझते हैं कि बिना नीति के भी राजनीति चल सकती है तो वो गलत है, वो गलत सोचते हैं। यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। तो प्रजातंत्र में होता क्या है? हम एक स्वतंत्र सरकार में प्रजातंत्र की चर्चा प्राय करते हैं। स्वतंत्र सरकार से हमारा क्या अभिप्राय होता है? तो इसका मतलब यह है कि जीवन के विशाल क्षेत्र में लोग बिना कानून के हस्तक्षेप के अपना रोज का कारोबार चला सकते हैं। यानी कि आपको प्रतिदिन के कार्य व्यवहार में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। और यदि कानून बनाना भी पड़े तो कानून बनाने वाले का ये विश्वास है कि वह समाज विशेष इतना सदाचार परायण अवश्य होगा कि उसमें उस कानून का पालन हो सके। यानी कि हमें हमेशा कि हमारे प्रतिदिन के कार्य को संचालित करने के लिए प्रशासन तो दखलंदाजी नहीं करता, हम स्वयं करते हैं अपना काम। जिस एक आदमी ने प्रजातंत्र के इस पहलू पर भी ध्यान दिया है वह मैं समझता हूँ कि कौन है? लास्की महोदय विचारक। आपने एक ग्रंथ में उन्होंने स्पष्ट लिखा है अपने ग्रंथ में कि प्रजातंत्र में यह मानकर चला जाता है कि समाज क्या है? नीतिपरायण है। यानी कि प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था में समाज को नीतिपरायण मानकर ही चला जाता है। यदि समाज नीतिपरायण न हो तो प्रजातंत्रवाद टिका ही नहीं रह सकता, जैसा इस समय हमारे अपने देश में हो रहा है। तो अंतिम बात लेखक ने क्या, यानी कि एक बात और है, क्या है कि सफल प्रजातंत्रवाद के लिए राजनीति में नैतिकता का पालन होना भी आवश्यक है। अंतिम बात जो लेखक ने बताई है वो क्या है? सार्वजनिक अंतरात्मा। तो ये सारी बातें हैं आपके सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। अंतिम बात मेरे मत के अनुसार जिसके बिना प्रजातंत्र का काम नहीं चल सकता वह है कि लोगों में क्या हो? सार्वजनिक अंतरात्मा। तो देखिए मैं आपको ये प्रश्न लिखाती हूँ, आप प्रश्न लिखें। सार्वजनिक अंतरात्मा से लेखक का क्या तात्पर्य है और प्रजातंत्र की सफलता में किस प्रकार सहायक है ये? तो देखिए सार्वजनिक अंतरात्मा क्या है, पहले तो हम ये स्पष्ट करते हैं। सार्वजनिक अंतरात्मा यानी सभी प्रकार के मतभेदों को भुलाकर एकता के साथ सभी को अन्याय का विरोध करना चाहिए। समाज की ऐसी मनस्थिति को क्या कहते हैं? सार्वजनिक अंतरात्मा। यानी कि किसी भी एक व्यक्ति के दर्द को देख करके आप दुखी हो उठें, किसी की पीड़ा को देख करके आपको भी पीड़ा होने लगे और आप सारे भेदभाव भुला करके आप उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हो जाए, उसके दर्द में उसका सहारा बन करके आप खड़े हो जाए, तो इसी को कहते हैं सार्वजनिक अंतरात्मा। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ न कुछ अन्याय हर देश में होता है। कोई शक नहीं कि कोई न कोई अन्याय, कोई न कोई अत्याचार तो प्रत्येक देश में होता ही है, लेकिन अन्याय की मात्रा समान नहीं है। कुछ देशों में अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है और कुछ ऐसे भी है जो अन्याय के बोझ से एकदम पिसे जा रहे हैं। तो बिना किसी कठिनाई के हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात ले सकते हैं। यानी कि किस रूप में ले सकते हैं हम इंग्लैंड के यहूदियों की बात कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिन पर बहुत अधिक अत्याचार होता है और कुछ ऐसे होते हैं जिन पर न के बराबर। तो इंग्लैंड के यहूदी जो है उन पर अन्याय का प्रभाव बहुत अधिक है। इन लोगों को कुछ ऐसे अन्यायों को सहन करना पड़ता है जिन्हें ईसाइयों को कभी भी सहन नहीं करना पड़ा। यानी कि इनको यहूदियों को बिल्कुल इनकी अलग पहचान होती थी। ये
बहुत सारा सामान लेकर के नहीं निकल सकते थे, सवारी इनके लिए मनाही थी, पीला सितारा इनको रखना पड़ता था अपनी अलग पहचान के लिए। तो इस प्रकार इनके साथ जो होता था वो क्या था, वो इन पर अत्याचार था। तो इसका परिणाम यही हुआ कि इस अन्याय के विरुद्ध केवल यहूदी लोगों को ही संघर्ष करना पड़ा। क्या कहते हैं लेखक कि जिन लोगों को संघर्ष करना पड़ता है वो जो प्रभावित लोग होते हैं, यानी कि जो उस स्थिति से, उस दुख दर्द से जो प्रभावित होते हैं, उन्हीं को संघर्ष करना पड़ता है। इसका आशय क्या है, यानी कि दूसरे लोगों को बिल्कुल भी उससे कष्ट नहीं होता, पीड़ा नहीं होती, उन्हें तकलीफ नहीं होती दूसरों के दुख को देख करके। तो क्या होता है, इस सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं कहलाती। यानी कि इंग्लैंड के यहूदियों को ही केवल सहन करना पड़ा, वहाँ के ईसाइयों को उन पर किसी प्रकार का तरस नहीं आया, किसी प्रकार की दया नहीं आई। और इंग्लैंड के ईसाइयों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था, बल्कि वहाँ रहने वाले यहूदियों के साथ अवश्य भेदभाव होता था। किंतु यहूदियों ने अपना संघर्ष खुद लड़ा, खुद किया। ईसाइयों को बिल्कुल भी उन्होंने कोई सहयोग इनका नहीं किया। तो इसे हम सार्वजनिक अंतरात्मा नहीं कह सकते। लेकिन इंग्लैंड के ईसाइयों ने कभी भी उनकी मदद नहीं की। वास्तव में तो वे इसे पसंद करते थे। कौन पसंद करते थे? ईसाई लोग इसे पसंद करते थे। किसे पसंद करते थे? इस बात को कि इनके साथ ये सब कुछ हो रहा है। इंग्लैंड के एक ही आदमी ने यहूदियों की सहायता की। कैसे सहायता की है देखें। इंग्लैंड के एक आदमी ने यहूदियों की सहायता की। वह आदमी इंग्लैंड का बादशाह था। देखिए आप कि किस प्रकार की सहायता उसने की है इंग्लैंड के बादशाह ने। हाँ, तो सिर्फ एक ही ईसाई ने यहूदियों की मदद की थी और वो थे इंग्लैंड के बादशाह। और बादशाह ने कैसे मदद की थी, किस प्रकार क्या मदद की थी उनकी, देखें वो क्या वो वाकई में उनकी मदद थी अथवा नहीं थी, इस विषय में हम पढ़ते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अब एक प्रश्न लिखें आप, सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक अंतरात्मा से आप क्या समझते हैं? और एक प्रश्न आप लिखें, देखिए हमने पीछे पढ़ा है कि राजनीति और नैतिकता के विषय में हमने पढ़ा। वहाँ से देखें एक प्रश्न लिखें आप, मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम देती है। प्रश्न लिखे हैं, मुझे तो यह एक आश्चर्य में डालने वाली स्थापना मालूम होती है। डॉक्टर अंबेडकर किस स्थापना की बात कर रहे हैं जो उनको आश्चर्यजनक लगती है? क्या आप उनकी बात से सहमत हैं? तो देखें, अंबेडकर का कहना है कि राजनीति को नैतिकता के द्वारा ही स्वच्छ और पवित्र बनाया जा सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीति और नैतिकता अलग अलग बातें हैं। सत्य बोलना अच्छा है, किंतु राजनीति में सच पर अड़े रहना भी क्या है? मूर्खता। तो प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि नैतिकता के बिना प्रजातंत्र नहीं चल सकता। उनके ही समान डॉक्टर अंबेडकर भी नैतिकतापूर्ण राजनीति के पक्ष में है। तो जिस समाज में नैतिकता नहीं होगी वहाँ प्रजातंत्र कभी सफल नहीं होगा। नैतिक नियंत्रण के बिना राजनीति उद्दंड और समाज विरोधी हो जाती है। अतः यह स्थापना कि नैतिकता के बिना राजनीति सफल हो सकती है आश्चर्यजनक ही मालूम होगी। कौन सी बात आश्चर्यजनक है? कि राजनीति जो है वो नैतिकता के बिना ही सफल हो सकती है, ये आश्चर्यजनक मानी जाएगी। हम इस संबंध में उनकी बात से असहमत नहीं हैं। किसकी बात से? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात से। तो बिल्कुल आप ये प्रश्न करें, इतने 2 प्रश्न लिखाएं आपको आज के वीडियो में, तो ये दोनों प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर लें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।